नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान के रण की बात कर रहे हैं, जहां 199 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। बड़ी जानकारी सबसे पहले इस वक्त की आपको देते हैं। राजस्थान में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और यही कारण है कि दोपहर 1 बजे तक 40.27% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा मतदान धौलपुर में हुआ है, 46.30% यहां पर वोट पड़े हैं। टोंक में 41.36% मत पड़े हैं। जैसलमेर की बात कर ली जाए, यहां भी 45% से ज्यादा मतदान हो चुका है, जो यह बताने के लिए काफी है कि मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और 1 बजे तक का जो वोटिंग टर्नआउट है 40.27%, एक सैटिस्फैक्टरी मतदान फीसदी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 7 बजे वोटिंग की जो प्रक्रिया शुरू हुई, शाम 6 बजे तक यह प्रक्रिया चलेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी आधा वक्त बचा है और ऐसे में यह वोटिंग परसेंटेज क्या 80 को पार करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है जो शाम 6 बजे के बाद मिलेगा। लेकिन उम्मीद यही होगी और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने वो तमाम व्यवस्थाएं की जिसकी वजह से वोटर्स जो हैं वो अपने घरों से निकले हैं और वोट डाल रहे हैं। तो देखिए, लगातार हम इसी खबर पर बने हैं कि राजस्थान में वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे सहयोगी दीपक कुमावत जो कि जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेहमानों के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले दीपक, आप ही के पास आ रहे हैं। आप इस समय किस मतदान केंद्र पर हैं और वहां क्या तस्वीरें इस समय देखने को मिल रही हैं? मैं दुर्गापुरा में हूँ, महात्मा गांधी स्कूल है। यहाँ पर मैं एक बार पीछे दिखाना चाहूंगा, तस्वीरें जो है साफ नजर आ रही है। अभी तक जो है उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर जितने भी वोटर्स हैं उसके अंदर, और साफ तौर पर ये उत्साह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक 1 बजे तक जो प्रतिशत आया उसके अंदर 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है और लगातार ये लाइन है वो थमने का नाम नहीं ले रही है अभी तक। और सबसे ज्यादा जो तिजारा विधानसभा के अंदर हुआ है 52.36% जो है वोट हुआ है। और सबसे जो कम आंकड़े देखने को मिले हैं वो है चूरू के अंदर, वहां पर अभी तक 32% जो है चुनाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो आम उम्र पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सबका उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ के अंदर लगातार जो है मतदाता आते जा रहे हैं और चुनाव कर रहे हैं। मतदाताओं में यानी कि और उत्साह सबसे देखने को बड़ी मिल बात रहा यह है कि कई ठीक है लोग दीपक, ऐसे भी हैं जो ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से। हमारे रेजिडेंट एडिटर सुनील जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, 40% से ज्यादा मतदान, क्या उम्मीद अब ये कर सकते हैं कि ये मतदान फीसदी हो सकता है लास्ट जाते जाते 80 तक पहुंच जाए? जी हाँ, बिल्कुल। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर जिस तरह से पानी गहरा है उसी प्रकार से आदमी भी गहरे हैं। उनको समझ पाना, उनको सोच पाना और उनकी था लेना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण बता रहा हूँ। जो दीपक कुमावत ने अभी बताया कि तिजारा में 52% मतदान है जहाँ पर बाबा बालकनाथ खड़े हैं, और चूरू में सबसे कम मतदान है जहां रफीक मंडेलिया कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। चौथी बार चुनाव लड़ने की जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बार वो चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, ये ट्रेंड आपको बताता है दोनों जगह का कि किस तरफ हमारी जो वोटिंग की हो जा रही है। ठीक है, रत्नेश जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, मैं भी सिर्फ हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि ज़्यादा चुनाव वापस सरकार को लाने के लिए किया जा रहा हो सकता है। परंतु अब तक का जो ट्रेंड है वो यही कहता है कि जब जब चुनाव में प्रतिशत ज़्यादा बढ़ा है तब तब हमेशा सत्ता के विरोध में, और खासकर राजस्थान में तो हमेशा है जब जब बीजेपी आई है तो चुनाव में प्रतिशत बढ़ा है तब आई, और जब घटा है मतलब जब बीजेपी के जो वोटर्स हैं जब बाहर नहीं निकलते तो कांग्रेस जीत जाती है, और जब वो बाहर निकल जाते हैं मुखर होके तब बीजेपी को ले आते हैं। ये है। और हाँ, 80% तक जिस प्रकार से इस समय पर चल रहा है, क्योंकि जब भाग भाग के वोट देते हैं वो समय आता है 3 बजे के बाद वाला, जब अचानक से भीड़ बढ़ जाती है और अचानक से लोग जो दुकानें बंद कर करके और अपने ऑफिस से निकल के पहुंचते हैं, वो लोग जो कार्यकारी लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जब वोट देते हैं वो शाम का है। अभी इसमें वो प्रतिशत भी नहीं जोड़ा गया है जो चुनाव
चुनाव आयोग ने इस बार व्यवस्था की थी कि लोगों को घर से वोट दिया जाए, वो प्रतिशत भी अभी इसमें नहीं जुड़ा है। हालांकि वो बहुत एक छोटा प्रतिशत है, परंतु वो भी कहीं ना कहीं से बढ़ाएगा। ठीक है रत्नेश जी, देखिए जब चर्चा सुनील जी ने की है आपकी, तो मैं आप ही से सवाल लेता हूं। 40% से ज्यादा मतदान, और जिसका जिक्र भी कर रहे थे सुनील जी कि अगर वोट परसेंटेज ज्यादा होता है तो ये ट्रेंड रहा है कि हां चुनौतियां सरकार के लिए होती हैं, स्वीकार करते हैं इसे या नहीं? देखिए अभिषेक भाई, सबके अपने अपने नज़रिए हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं तो मेरा नज़रिया मेरी पार्टी के हित में होगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो ट्रेंड होता है वो बदलता ही बदलता है। ट्रेंड बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कि हम कहीं कुछ चल रहा था लेकिन बदल गया। तो एक चीज देखिए, दो वोट बैंक हैं जो इस चुनाव को बहुत प्रभावित करेंगे। एक तो जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहा है, दूसरा जो 60 साल के ऊपर वाले हैं। तो दोनों वर्गों के लिए हमारे सरकार के पास योजनाएं हैं। अरे भाई, जो युवा होगा, एक गरीब किसान और दलित का जो बेटा होगा जो 12वीं पास करेगा, उसको हम लैपटॉप देंगे। उसके लैपटॉप लेके वो करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं वही पूछ रहा हूँ, लैपटॉप लेके करेंगे? हाँ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। लैपटॉप लेके जानते हैं क्या करेंगे? इस युग में तकनीकी रूप से सक्षमता सबको होनी चाहिए। आज अगर रत्नेश मिश्रा आपके सामने बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एक लैपटॉप के कारण, वो भी एक लैपटॉप का कारण था। तो जरा वो संविदा कर्मी जो बैठे, नहीं संविदा कर्मी जो बैठे हुए थे रामबाग सर्किल पे, सालों साल बैठे हुए थे, तंबू खाड़ करके फेंक दिया गया था, उनको भी लैपटॉप दे देते तो मैं आ जाता हूं जवाब देने। दूसरी बात, अब वो आएंगे और लैपटॉप और मुफ्त शिक्षा के लिए, चूंकि हमारा संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है, इसलिए वो वोट करेंगे। दूसरी बात, हमने ओपीएस देने की बात की और हमने ओपीएस को कानूनी गारंटी देने की बात की है, ताकि भारतीय जनता पार्टी बाद में आकर इसको बदल ना सके। क्योंकि देखिए, चुनाव है, चुनाव में तो क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता। आपको लगता है ये दो मुद्दे प्रभावित नहीं, लेकिन दोनों बड़े जो वोट बैंक हैं, किसान कहाँ छूट गए? अरे मैं आ तो रहा हूँ भैया, आ तो रहा हूँ। किसान भी चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर IAS IPS और IIT NIT जाए, केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के बच्चे ना जाए। तो वो किसान ये भी देखेगा ना कि उसके बच्चे को पढ़ने के लिए, एक सवाल बीच में आपको बच्चे को पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन दे रहा है? वो कांग्रेस सरकार दे रही, तो वो तो अपने बच्चे का हित देखेगा ना किसान। स्कूल आपने खोल दिया, टीचर वहां नहीं है। अरे कौन कह रहा टीचर नहीं है? मैं खुद घूम करके आऊं, चलिए दौसा में मैं आपको लेके चलता हूं। रत्नेश जी, मैं लेकर के चलता हूं आपको स्कूल, आपको रियलिटी पता है। 1,36,000 ठीक है, स्कूली शिक्षकों। सुनील जी एक सवाल छोटा सा जल्दी से। रत्नेश जी, आप कह रहे हैं कि बच्चों को लैपटॉप दिया जा रहा है, उनको स्कूली शिक्षा दी जा रही है, उनको सब कुछ दिया जा रहा है, परंतु बेरोजगार हैं या युवा तो इस बात से खफा है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी पेपर लीक हो जाता है। उसका क्या जवाब देना चाहिए? उस पर कोई वोट देगा? इसमें एक और चीज ऐड कर ही देता हूं, उसका भी जवाब आप दे दीजिएगा। बेरोजगारी भत्ते की आपने बात की थी, 2 महीने मिले, तीसरे महीने से बेरोजगारी भत्ते के लिए बेरोजगार भटकते नजर आए। चलिए मैं जवाब दे दूं। उसको तो विपक्ष की पार्टी ने एक मुद्दा कहां बनाया, प्रधानमंत्री जी तो बोल ही नहीं पाए इस मुद्दे पे। और अगर बेरोजगारी आपको देखनी है, प्रधानमंत्री जी आप दोनों को देखनी है, तो केवल किसी एक राज्य विशेष में मत देखिए, सभी जगहों पर बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, बीजेपी का सबसे। और रुक लीजिए, लेखपाल भर्ती पेपर लीक उत्तर प्रदेश में, PCS का भर्ती लीक। आप सुनेंगे नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों की इतनी बड़ी हितैषी है, तो फिर उत्तर प्रदेश के बेरोजगार से भेदभाव क्यों? हरियाणा के बेरोजगार से भेदभाव क्यों? मध्य प्रदेश के बेरोजगार से भेदभाव क्यों? एक भी बेरोजगार अगर है इस देश का, मैं इस देश का कह रहा हूं, वहां बेरोजगार की बात चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसानों, अब आ जाता हूं किसान पे। किसानों को मैं, चूंकि किसान का बेटा हूं, तो मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, मैं स्वयं आपका समर्थन करूंगा। क्या आप ये घोषणा करेंगे कि कानून बनाकर किसानों को गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल पूरे देश में दिया जाएगा? नहीं बोल पाएंगे ये। जब आप किसानों की बात करेंगे, किसानों के लिए बात करेंगे, तो मैं किसान का बेटा हूं, उस वर्ग से आता हूं, मैं पार्टीगत हितों से ऊपर उठकर आपकी बात करूंगा। ठीक है आलोक जी, आप इस चुनाव में पूछेगा क्या 450 रुपए प्रति क्विंटल देंगे अभिषेक जी? ठीक है, क्या किसानों को गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल पूरे भारत में दिया जाएगा? क्योंकि जिस समय गन्ने की खेती होती है, मई जून की तब राजस्थान में गन्ना, जब इनके सांसद विधायक एसी में बैठे होते हैं, आज तो बात राजस्थान में गन्ना किसान कितने, पानी राजस्थान में गन्ना किसान कितने और गन्ने की पूरे कितनी? देश की बात कर रहे हैं, राजस्थान की कर रहे हैं ना। आलोक जी प्रधानमंत्री वो राजस्थान के नहीं, आज यहाँ की बात है। ठीक है आलोक जी, रत्नेश जी आज विषयांतर हो जाते हैं, ये बात कर रहे हैं गन्ने की। फिर आप बीच में मत बोलिए, अब मैं बीच में मत बोलिए। और सबसे पहले नहीं ठीक है रत्नेश जी, अब सुन तो लीजिए, देखिए वो मौन होकर के सुन रहे थे आपको।
कि यहाँ जो और भी लोग आपके साथ बैठे हुए हैं उनका भी बैकग्राउंड वही है जो आपका है। मैं भी हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े वर्ग इलाके से आने वाला एक किसान का बेटा हूँ। आप मेरे वहाँ साथ बोलिए, चुप रहिए, अब चुप रहिए, गन्ना चुप रहिए, बाकी चीजों पे तो जाइए। कि आप चुप रहिए, आप प्लीज चुप रहिए। आप एक गन्ना क्यों? आप दूसरे को अरे रत्नेश जी सिर्फ गन्ने पे क्यों अटके हैं? आप बोलिए कि आप अरे रत्नेश जी, 50 रुपए प्रति क्विंटल रत्नेश जी देखिए, किसान का बेटे हैं, रत्नेश जी रुकिए। इट्स रिक्वेस्ट प्लीज, देखिए जब आप बोल रहे थे वो मौन होकर के सुन रहे थे, तो आप सुन लीजिए उनको। सुनील कौशिक बैठे हुए हैं, बोलिए। वो भी किसान के ही घर परिवार से आते हैं। वो तो मैं चाहूंगा कि वो भी 450 एक रुपए चुप प्रति रहिए। क्विंटल का समर्थन सर मैं तो करें। चाहूंगा 1000 रुपए हो जाए तो हो जाएगा। सर एक सेकंड रुक तो हम लोग के जाइए। माता, आपका बहुत-बहुत अरे धन्यवाद। यार आप प्लीज अपनी यार तरह चुप की बात रहिए यार, हाँ। चुप रहिए आप। सुन तो लीजिए आप। हम लोग के माता पिता ने अगर हमको पढ़ा लिखा के आगे सक्षम बनाने का काम किया है, लेकिन हम किसान हैं, आज भी किसानी करते हैं, स्वयं नहीं करते हैं तो करवाते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि गन्ना का मूल्य बढ़े? लेकिन आप भूल रहे हैं, जिस प्रदेश की आप बात कर रहे हैं वहाँ गन्ना प्रमुखता से नहीं उगाया जाता है, और वहाँ के लिए आप चिल्ला चिल्ला के गन्ना की बात कर रहे हैं। वहाँ आपको मालूम है बाजरा, जौ, मेज, इनकी खेती ज्यादा और तिलहन की खेती ज्यादा होती है। और रही बात, अगर वहाँ के लोगों के अंदर आपके सरकार ने गहलोत जी के अंदर सारी चीजें अच्छी अच्छी कर दी थी, तो ये लास्ट मिनट में जो फ्री बीज बांटने की कवायद हुई है, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी आपको? नहीं तो आलोक जी ये मुद्दे तो आप भी नहीं, आप तो लाल डायरी में उलझे रह गए। लाल डायरी अभी तो लाल डायरी में उलझे रहे। आपने मुद्दा ये सब उठाया कहाँ? देखिए, ना संविदा का मुद्दा उठा, ना बेरोजगारी का मुद्दा उठा, ना सारे किसान मुद्दे का, उठाए ना हम, महिला का। नहीं। आप लाल डायरी में हम घूमते रह लोगों गए। ने सारे मुद्दे उठाए हैं, उसके साथ लाल डायरी की भी जिक्र की है। सिर्फ लाल डायरी पर ही हम नहीं टिके रहे, और वहां की जनता जितनी त्रस्त है, आज आंकड़े बताते हैं कि बलात्कार में नंबर 1 है राजस्थान, क्यों नहीं रोक लिया गहलोत सरकार ने? बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्यों नहीं रोक लिया? वहां पे बिजली उत्पादन में सबसे कमजोर है। किसानों को इरिगेशन में जब पानी दिया जाता है, जी आलोक जी, उसमें आलोक जी कमजोर है। इरिगेशन की बात पर ही मैं आ रहा हूं। पिछले 5 साल से आप लगातार विपक्ष में हैं और आपके हाथ में था किसानों को पानी देना, जो आप लोगों ने रोका। मैं ईआरसीपी के मुद्दे की बात करूं तो आप उसमें कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अगर किसानों के पानी की बात करें, किसान को 7 गारंटियां भी नहीं चाहिए और मोदी नाम की गारंटी भी नहीं चाहिए। किसान को सिर्फ एक पानी की गारंटी दे दीजिए। राजस्थान का किसान पूरे हिंदुस्तान को अनाज दिलाने में सक्षम है, और वो पानी की गारंटी ना आपने दी ना कांग्रेस ने। तो इस समय पर कोई भी इस तरह से ये नहीं कर सकता किसान मेरी तरफ है। किसान का जो वोट होगा वो डिवाइड होगा। ये आप आंकड़े आएंगे तब भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे किसान हमारे ही तैसी हैं। जी आप देखा, और मैं 3 दिन से इस बात की समीक्षा कर रहा था कि कांग्रेस ने जो भी घोषणा पत्र में जारी किया, उसमें से केवल मैंने 5-6 योजनाएं ली। एक तो चिरंजीव योजना ली जो 25 लाख से 50 लाख करेंगे। एक महिलाओं को 10,000 देने की बात की है। एक व्यापारियों को 5 लाख का कर्ज ब्याज मुक्त ऋण की बात कही है। ये 5 ऐसे मुद्दे थे जहां मुझे लगता है कि यदि सरकार कांग्रेस की वापस आ भी जाती है तो 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इन योजनाओं को लागू करने के लिए चाहिए, जिसमें पेंशन वाला भी है। जी, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? 3.5 लाख का कर्जा पहले से मौजूद। ये आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि 24-25 में किसी भी दल की सरकार आए, जितना भी वहाँ कर्जा है उसका 40% उसको अदा करना पड़ेगा। 1,60,000 करोड़ ये जोड़ दीजिए। यदि कांग्रेस की सरकार नहीं आती है, बीजेपी की बात कर लिया जाए तो बीजेपी की 5 योजनाओं की आप बात कर लीजिए। लाड़ो योजना इन्होंने लागू की है, उनको बात कर लीजिए। किसानों को 6,000 से 12 की बात की है। महिलाओं के लिए बात की है, कुछ बटालियन 3 बटालियन शायद वहाँ खोलेंगे। एक मुफ्त शिक्षा की बात की है। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को वो बता देते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने तेजस से उड़ान भरी है, और पीएम मोदी ने फाइटर प्लेन उड़ाया तेजस। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ाया जी हाँ, तेजस। उड़ान भरी है। उड़ान भरी है। उड़ान भरी बोलिए, बैठ के गए हैं बोलिए, उड़ाया तेजस का क्या मतलब है? तेजस में उन्होंने उड़ान भरी है, और इस पर उन्होंने कहा है कि अत्यंत गर्व है, हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। फिर उड़ाया तेजस। तो देखिए, बात कर रहे थे हम राजस्थान की, और कौशिक जी बोले थे, कौशिक वही जी मैं जल्दी कह से रहा बोल हूँ, लीजिए। यदि बीजेपी की 5 बड़ी योजनाओं का जिक्र कर लिया जाए तो लगभग 70,000 करोड़ प्लस का मुझे लगता है बजट की आवश्यकता पड़ेगी। सुनिए, ये पैसा आएगा कहाँ से? क्या ये लोग, वहाँ की जनता नहीं समझ पा रही है कि केवल हमको ठगने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए जो घोषणा पत्र में जो बातें रखी हैं
उनको दिख रहा है कि ये घोषणा पूरी नहीं हो पाएगी। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जैसे आपके संवाददाता जा रहे हैं तो वो घोषणाओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो तो विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो फ्री रेवड़ी बांटने पर जो खर्चा आएगा वो कहाँ से आएगा? ये कैसे संतुष्ट कर पाएंगे ये राजनीतिक सर, दल? ये आज का ट्रेंड है, लगभग हर चुनाव में ऐसा होता है। और कोई भी पार्टी ये नहीं सोचती कि घोषणाएं कर रहे हैं तो उसके बाद बजट कहाँ से आएगा। सबसे पहले वो ये देखती है कि वोट कहाँ से आएगा। पहले वोट ले लो, उसके बाद जब हम सत्ता में आएंगे तब सोचेंगे कि बजट कहाँ से आएगा। ये कमोबेश हर पार्टी के साथ यही समस्या है और यही उनकी वो है, और ये एक ट्रेंड बन गया है कि किसी भी तरह से फ्री और की ये चीजें बांटें। बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जी हाँ। जिसके विषय में सभी पार्टियों को सोचना चाहिए। विश्वेंद्र जी, एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, अगर ये ट्रेंड जिस तरीके से अभी दिखा रहा है, वोटिंग का परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये चुनाव आयोग के लिए तो बहुत शाबाशी की बात है कि उन्होंने वोटर्स को घर से खींचा है, लेकिन पार्टियों के अंदर खलबली तो जरूर मचेगी। निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए। और मैंने कहा कि राजस्थान इतना प्यारा स्टेट है हमारे पूरे भारत में, बहुत नम्र, बहुत सहनशील लोग वहाँ के, वोट प्रतिशत बढ़ा रहे तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी उनकी एक अच्छी श्रेणी में जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर उनमें खलबली मचना जरूरी है, क्योंकि लगातार परिवर्तन की संभावना होती है। 3 साल में लगातार परिवर्तन होता रहा है। ऐसे वोट प्रतिशत बढ़ने से 2003 में और 2013 में जब बढ़ा था, भारतीय जनता पार्टी तब भी आई थी, तो ये तो एक संभावना है निश्चित तौर पर परिवर्तन की। अभी डॉक्टर सुनील कौशिक जी कह रहे थे, मैं उनको समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छी बात कही कि इतना बजट आप उसको घोषणाएं कर रहे हैं, लाएंगे कहाँ से? देश को बर्बादी की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? और ये तो भ्रष्टाचार का दूसरा रूप है। अगर आप उसको दे करके कहना चाहते हैं घोषणा पत्र में कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, और ये अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार है। इस पे नज़र जानी चाहिए आयोग की भी, इस पर देश की जनता की नज़र जानी चाहिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, कहाँ से इसकी पूर्ति होगी? चूंकि सच्चाई में हो चुका है, पार्टी चुनाव कम लड़ रही है, घोषणाएं चुनाव ज्यादा लड़ रही है। नहीं विश्व जी, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने भी आंखें बंद कर ली। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग भी डिबेट में थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा चुनाव आयोग ने ये कहा था कि जो फ्री रेवड़ियां बांटने का जो भी कोई भी राजनीतिक दल है वो यह वायदा करता है तो निश्चित तौर से उसे चुनाव आयोग को एक ब्लूप्रिंट भी देना पड़ेगा कि आखिर में पैसा लाएंगे कहाँ से। मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग में ऐसा कोई ब्लूप्रिंट दिया है। इसका जिक्र डॉक्टर कौशिक एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ था जी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं, अभी जो वो बात टाइम फिक्स हो गई। मैं वही कह रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के चीफ ने खुद कहा और वहाँ निगरानी के लिए पूरी टीम बैठी हुई है, निश्चित तौर से किसी भी राजनीतिक दल ने। और अगर ये बहुत पर्टिनेंट चीज है कि जिस तरीके से ये सारी कवायद, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं कहूंगा, नहीं, ये तो सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बात देश की अगर आए तो सभी पार्टियों को एक मंच पर आने की जरूरत होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तस्वीरें कुछ आई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में हैं और उन्होंने उड़ान भरी है तेजस से। वो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस से उन्होंने उड़ान भरी। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वहां उन्होंने उड़ान भरी है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं बेंगलुरु में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां उन्होंने तेजस से उड़ान भरी, उसकी तस्वीरें आप देखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं जिन्होंने तेजस से उड़ान भरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।